ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जियांग अपना लगेज लेकर जा रही होती है। तब वो अपनी मैरिज सर्टिफिकेट देखते हुए सोचती है, ये कितनी अजीब बात है कि मेरी शादी के 2 साल बाद मेरा डिवोर्स हो गया है और इन 2 सालों में जो हमारा मेल लीड है वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया। शायद वो तो जानता भी नहीं कि उसकी वाइफ कौन है। ये सोचकर वो जाने लगती है। तभी वहाँ जो फैमिली का एक हाउसकीपर आकर उसे रोकता है और बताता है जो कि ग्रैंडपा इस डिवोर्स की वजह से बहुत अपसेट है। फिर वो जियांग को एटीएम कार्ड देकर बोलता है, उन्होंने तुम्हारे साथ कंपेंसेट करने के लिए ये भिजवाया है। ये सुनकर जियांग बोलती है, तुम मेरी तरफ से ग्रैंडपा को थैंक्स बोलना, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग बाहर जाती है जहाँ उसके अडॉप्टेड भाई जियांग और यू खड़े होकर उसका वेट कर रहे होते हैं। जियांग को देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। तब जियांग से बोलता है, पता नहीं हमारे ग्रैंडपा को उस जो में क्या दिखा था जो उन्होंने तुम्हारी शादी उससे करवा दी, जो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करता है कि कभी तुमसे मिलने भी नहीं आया। ये सुनकर यू कहता है, कोई बात नहीं, मैं जियांग से शादी कर लेता हूँ। जियांग बोलती है, तुम मजाक क्यों कर रहे हो, हम लोग सिबलिंग्स हैं, आपस में शादी नहीं कर सकते। यू कहता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स अलग अलग हैं, इसीलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। जियांग कहती है, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने तुम लोगों को अडॉप्ट करके मुझे बहुत अच्छे भाई दिए हैं। यू कहता है, ठीक है, अब मैं ये बात नहीं करूंगा, अब तो तुम अपने प्रोफेशनल में वापस जा सकती हो, आखिर तुम इतनी फेमस ब्रेन सर्जन जो हो। ये सुनकर जियांग बोलती है, क्या पता अब लोगों को मैं याद भी हूँ या नहीं। दूसरी तरफ जो का असिस्टेंट उसे बताता है, तुम्हारी वाइफ डिवोर्स पेपर देकर चली गई है, उसने ग्रैंडपा से कंपेंसेट लेने से भी मना कर दिया है। ये सुनकर जो बोलता है, उसे मेरा वेस्ट साइड वाला घर दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी एक्स वाइफ कल को सड़क पर आ जाए और ये हेडलाइन सबको पता चले। फिर असिस्टेंट उसे बताता है, जियांग पिछले 2 साल से तुम्हें ढूंढ रही है। ये सुनकर जो हैरान हो जाता है और बोलता है, उसे जाकर ढूंढो, चाहे जहाँ भी ढूंढना पड़े, पर उसे मेरे पास लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के नर्स आपस में गॉसिप करने लगती है कि हमारी नई सर्जन बहुत सुंदर और यंग है। तब वहाँ एक नर्स बू आकर उनसे कहती है, मैंने उस सर्जन को जो देखा है वो सच में बहुत सुंदर है। फिर वहाँ जियांग आती है और उन्हें देखकर स्माइल करती है। तभी वहाँ कुछ लोग एक पेशेंट को लेकर आते हैं जिसकी हालत खराब होती है, तो जियांग उसे देखकर नर्स को ऑपरेशन रूम तैयार करने को कहती है। दूसरा डॉक्टर बोलता है, ये बहुत सीरियस मैटर है, तुम इसे नहीं बचा पाओगी, इसे दूसरे हॉस्पिटल जाने दो। जियांग कहती है, लेकिन पेशेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर पेशेंट की वाइफ जियांग से कहती है, मैं अपने हस्बैंड की जिंदगी तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हमने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। जियांग उसे समझाती है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं एक अच्छी सर्जन हूँ। फिर वो पेशेंट की वाइफ उसे धक्का देकर पेशेंट को ले जाने लगती है। तभी वहाँ जो आकर जियांग को पकड़ लेता है और उनसे कहता है, मैं तुम्हारे पेशेंट की रिस्क लेता हूँ। ये सुनकर पेशेंट की फैमिली पूछती है, तुम कौन हो? तब जो बताता है, मैं जो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, क्या अभी भी तुम लोगों को कोई शक है? तब वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और पेशेंट को ऑपरेशन रूम में भेजते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग पेशेंट को लेकर बाहर आती है और उन्हें बताती है कि अब ये खतरे से बाहर है। तो पेशेंट के फैमिली वाले जियांग को थैंक्स बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब जो जियांग को रोककर कहता है, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कैफे चलोगी? जियांग बोलती है, तुम्हें जो भी कहना है यही कहो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो जियांग को एक फोटो और रिपोर्ट्स देते हुए बताता है, इसका नाम यूए है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर जियांग सोचती है, जो ने इन 2 सालों में इसके बारे में नहीं बताया, इसका मतलब ये जो की सीक्रेट लवर है, तभी वो इसे छुपाए हुए था। फिर जो कहता है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को इसकी रिपोर्ट दिखाई है, पर उन लोगों ने इनकार कर दिया, इसीलिए अगर तुम इसे बचा लेती हो तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो जियांग कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे बात करूंगी, पर मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं अपने पेशेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। फिर पूछती है, यूए कहाँ है? जो बताता है, वो मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम मेरे साथ वहाँ चलकर उसे चेक करो। जियांग बोलती है, माफ करना, पर मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, अगर तुम मुझसे उसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो उसे यहाँ लाना होगा। ये सुनकर जो उसे पैसे देता है और कहता है, तुम ही वहाँ चलो। जियांग बोलती है, यहाँ पैसों की बात नहीं है, रूल्स की है, जो मैं दूसरे हॉस्पिटल जाकर नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हें उसका ऑपरेशन मुझसे करवाना है तो उसे यहाँ लाना होगा। ये बोलकर जियांग वहाँ से चली जाती है। इधर जियांग मू और बाकी नर्स के साथ बात कर रही होती है। तब डॉक्टर जियांग से कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया। जियांग कहती है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वो नर्स से कहती है, तुम लोगों ने आज मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर जैसे ही जियांग जाने के लिए पलटती है, अचानक से जो उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर मू एक नर्स से कहती है, लगता है जो जियांग को लाइक करता है, इसीलिए बार बार उसे देखने के लिए यहाँ आता रहता है। तब जो जियांग को बताता है, मैंने यूए को यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ये सुनकर जियांग सोचती है, हमारी 2 साल की शादी में जो कभी भी मुझसे मिलने नहीं आया, पर यूए के लिए वो बार बार मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब यही है कि जो सच में यूए को लाइक करता है। फिर जो उसे पैसे देने लगता है। तो जियांग कहती है, ये मेरा काम है, इसके बदले मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पेशेंट से मिलने जा रही हूँ। ये बोलकर वो जो के साथ यूए के रूम में आती है। तब यूए जो से पूछती है, ये कौन है? जो बताता है, ये तुम्हारी सर्जन है, यही तुम्हारा इलाज करने वाली है। यूए जियांग से बोलती है, तुम बहुत यंग हो, क्या तुम्हें जो ने मेरी सर्जरी करने की परमिशन दी है? जियांग कहती है,
काबिलियत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात परमिशन की, तो वो मुझे जू से लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा केस स्टडी कर लिया है, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर यूए कहती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में बताया गया था कि मेरी कंडीशन क्रिटिकल है। जियांग बोलती है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। तब जो उसके पीछे जाकर उसे रोकता है तो जियांग कहती है, तुम चाहो तो यूए की सर्जरी किसी और डॉक्टर से करवा सकते हो। जो बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, पर मैं यूए की लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहता। ये सुनकर जियांग सोचती है, मैं जानती हूँ जो को अपने प्यार की बहुत फिक्र है, पर वो जानता नहीं मैं कौन हूँ। ये सोचकर वो जो से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका इलाज अच्छे से करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मैं नई लेबोरेटरी बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे फंड्स की जरूरत है। तो क्या तुम मुझे अपने हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग डोनेट कर दोगे? जो कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जियांग कहती है, फिर मैं सर्जरी करने में लेट नहीं करूंगी, कल सुबह ही यूए की सर्जरी होगी। जो बोलता है, तुम जो चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर ये याद रखना कि उसकी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग यूए को ऑपरेशन रूम ले जा रही होती है। तभी जो उसे रोककर पूछता है, तुम सच में ये कर लोगी ना? जियांग रूड होकर कहती है, अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो क्या तुम इसे कहीं और ले जाओगे? जो बोलता है, मैं यूए को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। जियांग बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थोड़ी देर बाद जियांग ऑपरेशन रूम से बाहर आती है और जो को बताती है कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया है और अब हम यूए को केयर रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। ये सुनकर जो हैप्पी हो जाता है और जियांग से कहता है, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? जियांग कहती है, अपने काम से काम रखो। जो कहता है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जब से हम मिले हैं तुम मेरे साथ रूड रहती हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है। ये सुनकर जियांग गुस्से में कहती है, मेरा सब्र तुमसे भी कम है, इसीलिए ध्यान रखना कि हम दोबारा ना मिले। ये बोलकर जियांग वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ असिस्टेंट आकर जो को बताता है कि यूए अच्छे से शिफ्ट हो गई है। तो जो उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है जियांग मुझसे नफरत करती है? शाओ बोलता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती है। ये सुनकर जो हैरान रह जाता है। तो शाओ बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा था, भला तुम जैसे हैंडसम और रिच इंसान से कोई नफरत कैसे कर सकता है? दूसरी तरफ जियांग यूए से मिलने जाती है। तब यूए उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। ये सुनकर जियांग बोलती है, तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो ने पे किया है। यूए कहती है, मैं जानती हूँ उसने मेरे लिए पे किया है और मेरी जान तुमने ही बचाई है ना, इसीलिए मुझे तुमसे बात करनी है। जियांग कहती है, ठीक है, बोलो तुम क्या बात करना चाहती हो? तो यूए उससे पूछती है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जियांग कहती है, तुम ये क्यों पूछ रही हो? यूए बोलती है, तुम्हें जो के बारे में सोचना चाहिए, वो एक अच्छा लड़का है। जियांग बोलती है, तुम अभी अभी बीमारी से ठीक हुई हो, इसीलिए आराम करो, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ जो आता है और यूए से पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यूए उसे बताती है, मैं जियांग से उसके पसंद के बारे में पूछ रही हूँ कि उसे कैसा इंसान पसंद है। तब जियांग उससे कहती है, मुझे जो नाम के लड़के से नफरत है, क्योंकि मुझे ये सरनेम बिल्कुल नहीं पसंद है। यूए कहती है, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? जो का तो डिवोर्स हो चुका है और वो सिंगल है, तुम्हें एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। जियांग कहती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने पहले ही बताया, और मुझे जो नाम से भी नफरत है। ये बोलकर जियांग वहाँ से बाहर चली जाती है। तो जो उसके पीछे आकर उसे रोकता है और पूछता है, तुम्हें आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मुझसे दूर भागती रहती हो, क्या तुम्हें मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम है? जियांग कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी एक्स वाइफ कैसी थी? जो बोलता है, शायद वो एक अच्छी इंसान होगी, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, इसीलिए हमारा डिवोर्स हो गया। जियांग बोलती है, मुझे तुम्हारी एक्स वाइफ के लिए अफसोस होता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मुझे डॉक्टर जियांग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं पहले उससे मिल चुका हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग की फ्रेंड टिया उससे मिलने आती है। तो जियांग उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे हक करती है। फिर जियांग पूछती है, तुम अचानक अब्रॉड से यहाँ कैसे आ गई? टिया कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है? तुमने जो फैमिली से कॉम्पेंसेट किया या नहीं? जियांग कहती है, वो लोग मुझे दे तो रहे थे, पर मैंने लेने से मना कर दिया। ये सुनकर टिया कहती है, एक बार अगर जो मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं उसे बहुत पीटूंगी। तभी जो वहाँ आकर ये बातें सुन लेता है और टिया से पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या बोल रही हो? उसे देखकर टिया डर के मारे जियांग के पीछे छुप जाती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। जियांग बोलती है, हम तो यूए की सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम उसके लिए कितना परेशान थे। तब जो टिया से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, इसीलिए मुझसे बच के रहना। ये बोलकर जो वहाँ से चला जाता है। तब टिया कहती है, अगर जो को पता चल गया कि तुम ही उसकी एक्स वाइफ हो, तो वो कैसा रिएक्शन देगा? और तुम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हो, कहीं ये डेस्टिनी तो नहीं है? जियांग कहती है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 2 सालों में कभी भी मुझसे मिलने नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं कि टिया जियांग को कॉल करके बताती है, जो ने मेरी फैमिली का बहुत नुकसान किया है। वो मेरे डैड की दुकान का रेगुलर कस्टमर था, पर उसने यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया, जिस वजह से मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। इसीलिए मैं उसकी कंपनी गई ताकि उसे सॉरी बोल सकूं, पर उसने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। ये सब सुनकर जियांग परेशान हो जाती है और उससे कहती है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इधर असिस्टेंट जो को बताता है, डॉक्टर जियांग तुमसे मिलने आई है। तो जो कहता है, उसे वापस भेज दो, क्योंकि मैं बिजी हूँ।
फिर वो उससे पूछता है, मैंने तुम्हें जियांग के बारे में पता करने को कहा था, उसका क्या हुआ? असिस्टेंट बताता है, मैंने पिछले 5 साल पहले का ट्रैवल चेक किया, पर तुम इन सालों में उससे कभी नहीं मिले। और एक स्ट्रेंज बात यह है कि जियांग ने 2 साल पहले अपनी जॉब छोड़ दी थी, इसीलिए वो इन 2 सालों में कहाँ थी ये पता लगाना मुश्किल है। फिर असिस्टेंट नीचे आकर जियांग और टिया से कहता है, जो बिजी है वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है। ये सुनकर जियांग बोलती है, मेरा उससे मिलना जरूरी है, उसने टिया की फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया है, इसीलिए ये उससे मिलकर सॉरी कहना चाहती है। असिस्टेंट बोलता है, ये सब उन्होंने यूए के लिए किया है, पर वो तुमसे नहीं मिल सकते, इसीलिए तुम लोग चली जाओ। तब टिया परेशान हो जाती है और जियांग से बोलने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। तो जियांग कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं जो के ग्रैंडपा से मिलकर बात करूंगी, वो जरूर हमारी हेल्प करेंगे। इधर जियांग ग्रैंडपा को कॉल करके बोलती है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं तो कब से तुमसे मिलना चाहता था, आ जाओ। तब हाउसकीपर ये बात सुन लेता है और ग्रैंडपा से कहता है कि क्यों ना हम जो को भी डिनर पर बुला दें, इससे उन दोनों की मीटिंग भी हो जाएगी। फिर जियांग ग्रैंडपा के घर आती है और उनसे बहुत खुशी खुशी मिलती है। ग्रैंडपा भी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, भले ही जो से तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, पर मैं अभी भी तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, इसीलिए तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। जियांग कहती है, ठीक है, अब से मैं हमेशा आपसे मिलने आऊंगी। तभी हाउसकीपर ग्रैंडपा को बताता है जो आ रहा है। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाती है और ग्रैंडपा से पूछती है, क्या आपने उसे मेरे बारे में बताया है? ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने उसे डिनर के लिए बुलाया है ताकि तुम दोनों एक दूसरे से मिल सको। तब जियांग सोचने लगती है कि ये सही टाइम नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले। फिर हाउसकीपर ग्रैंडपा को बताता है जो को अचानक से इम्पोर्टेंट कॉल आ गई है, इसीलिए वो वहाँ चला गया। ये सुनकर ग्रैंडपा जो पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, वो कभी मेरी बात नहीं मानता है। तो जियांग उन्हें समझाती है कि कोई बात नहीं, हम कभी और मिल लेंगे। इधर जो यूए के घर उससे मिलने आता है और यूए से बोलता है, तुम्हारी माम ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यूए बोलती है, मैं ठीक हूँ, बस माम को मेरी ज्यादा फिक्र होती है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया। ये सुनकर जो कहता है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तब जो दरवाजे पर आकर यूए की माम से कहता है, छिंग ने मुझे मरने से पहले यूए का ख्याल रखने को कहा था, आपका नहीं, इसीलिए अगर यूए को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर जो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो फिर से ग्रैंडपा के घर आता है। तब हाउसकीपर उसे बताता है, ग्रैंडपा कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो जो पूछता है, क्या कोई गेस्ट आया था? हाउसकीपर कहता है, हाँ, डॉक्टर जियांग आई थी। ये सुनकर जो गुस्से में कहता है, दोबारा उसे यहाँ आने मत देना, क्योंकि मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। तब वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, जियांग फैमिली से सारे कॉर्पोरेट को कैंसिल कर दो। नेक्स्ट डे टिया जियांग को कॉल करके एक शॉप पर बुलाती है और उससे कहती है, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा भी बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए मैं कॉम्पेंसेट करने के लिए खुद की शादी कर रही हूँ ताकि तुम्हारा फायदा हो सके। जियांग बोलती है, तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, हम इसका कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं। तभी वहाँ यूए अपनी माम के साथ आती है और जियांग को देखकर उसके पास आती है। तब वो जियांग को ताना मारने लगती है कि जो ने मेरे लिए तुम सबसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। ये सुनकर टिया गुस्सा हो जाती है और उसे भला बुरा बोलने लगती है। तो जियांग टिया को शांत करवा के दूसरी जगह ले जाती है और उससे कहती है, हमें अपना टाइम इन जैसे लोगों पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये लोग ऐसे ही हैं, दूसरों के दर्द में हंसने वाले, इसीलिए तुम उन्हें भूल जाओ, मैं कुछ करती हूँ। फिर जियांग यू को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। इसके बाद यू जियांग से मिलने हॉस्पिटल आता है और कहता है, मुझे पता है कि जो ने तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया है, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। ये सुनकर जियांग हैप्पी हो जाती है और कहती है, तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू पियानो बजा रहा होता है और जियांग वहीं खड़ी उसे अप्रिशिएट कर रही होती है। तभी वहाँ जो यूए के साथ आता है। यूए जियांग को देखकर जल्दी से उसके पास आती है और हाई हेलो करने लगती है। फिर यूए जियांग से यू के बारे में पूछती है तो जो उसे बताता है, मैं इसे जानता हूँ, ये एक बिजनेसमैन वगैरह वगैरह। तो यूए जियांग से कहती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर जियांग गुस्से में कहती है, जरूरी नहीं है कि मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें बताऊं। जो कहता है, यूए तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही है, फिर तुम मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो? तब यू जो से कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, फिर ये जो तुम्हारे साथ है वो कौन है? ये सुनकर जो को गुस्सा आता है और जियांग स्माइल करते हुए यू को अपने क्लोज करती है, जिसे देखकर जो को जलन होने लगती है। फिर जियांग यू से कहती है, इन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना होगा, इसीलिए हमें कहीं और चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यू जियांग से कहता है, जो डिवोर्स के बाद यूए के साथ घूम रहा है, इसका मतलब यही है कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियांग कहती है, मैं जानती हूँ, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो किसी के भी साथ रहे। तो यू बोलता है, मुझे कल चैरिटी पार्टी में जाना है, पर मेरे पास कोई फीमेल पार्टनर नहीं है, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? जियांग कहती है, जरूर, आखिर मेरे भाई को मेरी जरूरत है, पर प्लीज तुम अगली बार मेरे लिए भाभी ढूंढ लेना, क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। इधर जो अपने कैबिन में बैठा जियांग के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मुझे लगता है कि हमारा एक दूसरे से कोई रिलेशन है, तभी वो मुझसे इतना चिढ़ती है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में कैसे पता करूँ। तभी वहाँ असिस्टेंट आकर जो को बताता है, मुझे तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है कि वो कहाँ गई है। मैं उसके पुराने पते पर गया था, पर वो वहाँ भी नहीं थी। ये सुनकर जो गुस्से में कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो, ना तुम्हें डॉक्टर जियांग के बारे
बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ना मेरी एक्स वाइफ के बारे में, इसीलिए अब यहाँ से चले जाओ। पर असिस्टेंट फिर भी वहीं खड़ा रहता है। तो जो पूछता है तुम अब तक यहाँ क्यों खड़े हो? असिस्टेंट बताता है कल चैरिटी पार्टी होने वाला है, तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो यूए के साथ पार्टी में आता है। तब सभी गेस्ट यूए को देखकर सोचते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और इस बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तब जो यूए से कहता है तुम्हें घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। यूए बोलती है मेरी हालत अब अच्छी है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ यू भी जियांग के साथ आता है, जिससे सभी उन दोनों को देखने लगते हैं और उनके बारे में गॉसिप शुरू कर देते हैं। जियांग को यू के साथ देखकर जो जलने लगता है। फिर उस चैरिटी का डायरेक्टर वू उन दोनों का वेलकम करते हैं और उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। तो जो कहता है मैं यू को अच्छी तरह जानता हूँ। यू बोलता है मैं भी जो को जानता हूँ कि ये कौन सा बिजनेस करता है वगैरह वगैरह। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देखकर वू सोचता है ये दोनों चुप हैं, इसका मतलब यही है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए वो उन दोनों को जल्दी से अंदर ले जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशल सीट रखा है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। फिर यू जियांग के साथ आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर जो भी यूए के साथ बगल में बैठ जाता है और एक दूसरे को देखने लगता है। तब यूए से पूछता है क्या सच में तुम अपनी पेंटिंग चैरिटी करने वाली हो? क्या तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगा? जियांग कहती है वो मुझे एक्सपीरियंस पेंटर कांग ने दी थी और मुझे उसे चैरिटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नीलामी शुरू होती है जिसमें एक डायमंड नेकलेस की बोली लगती है। यू उस नेकलेस को देखकर जियांग से पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद है? जियांग कहती है मुझे डायमंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तुम्हें ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूए नेकलेस देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो जो उसके लिए नेकलेस की बोली लगाकर उसे ले लेता है, जिससे यूए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ एक ग्रीन इयररिंग्स की बोली लगती है जिसे देखकर जियांग यू से कहती है मुझे ये बहुत पसंद है। ये बात जो भी सुन लेता है तो जो और यू दोनों उस इयररिंग के लिए बोली लगाना शुरू करते हैं और बहुत ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। ये देखकर जियांग यू से कहती है तुम्हें उस इयररिंग के लिए इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे वो पसंद है, पर इतना भी नहीं कि तुम अपने पैसे वेस्ट करो। ये सुनकर यू बोली लगाना बंद कर देता है और जो बोली जीत जाता है। तब यूए सोचती है जो ने उसके लिए ये किया है, इसीलिए वो आगे बढ़कर इयररिंग लेने लगती है। पर जो स्टाफ से कहता है ये जियांग को दे दो, तो स्टाफ वो इयररिंग जियांग के टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर सभी गॉसिप करने लगते हैं कि आखिर जियांग और जो के बीच क्या रिश्ता है, जो उसने इतना महंगा इयररिंग उसे गिफ्ट में दिया है। ये सब सुनकर जियांग जो से पूछती है तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? जो कहता है क्योंकि तुमने यूए की जान बचाई है, ये मेरा तरीका है तुम्हें थैंक्स कहने का। जियांग बोलती है पर तुमने पहले ही इसकी बिल दे दी है, इसीलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो बोलता है पर मेरे लिए यूए की जान इस इयररिंग से ज्यादा कीमती है, इसीलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। जियांग बोलती है मैं ये नहीं लूंगी। तो जो गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे फिर से रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता है मेरा गुस्सा कैसा है? जियांग कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम दोनों कौन सा एक दूसरे को जानते हैं? तो ऐसे बात करना बंद करो जिससे लोगों को हमारे बारे में कोई गलत फहमी हो। ये सुनकर जो वहाँ से चला जाता है। तब यूए सोचती है पता नहीं जो और जियांग के बीच क्या रिलेशन है, जो सबके सामने जियांग को गिफ्ट दे रहा है, ऊपर से जियांग ने उसे सबके सामने रिजेक्ट भी कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो ऊपर जा रहा होता है, तब उसका फ्रेंड शाओ उसे रोककर कहता है क्या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? तो फिर ये बताओ वो लड़की कौन है? जो बोलता है वो यूए की डॉक्टर है। पता नहीं, मुझे लगता है वो इतनी सिंपल नहीं है। मैं जब भी उससे मिलता हूँ मुझे उसके साथ अजीब लगता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करो। शाओ बोलता है हो सकता है उसे किसी ने मकसद से भेजा हो ताकि वो तुम्हारे क्लोज आ सके। तभी वो सबको चुप करवा के कहता है मुझे आप लोगों को एक और अनोखी चीज दिखानी है। ये बोलकर वो जियांग की पेंटिंग निकालता है और बताता है कि ये फेमस पेंटर कांग की बनाई हुई है, जिसे सू ने लाया है, पर उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया है। एक्चुअली ये पेंटिंग कांग ने जियांग को दी होती है, पर जियांग अपनी आईडी को छुपा कर रखना चाहती है, इसीलिए वो किसी को सच नहीं बताती है। ये पेंटिंग उसकी है और बोलती है कि किसी सू नाम वाली लड़की की है। ये सुनकर वहाँ बैठे गेस्ट सवाल करने लगते हैं कि हम कैसे मान लें कि ये कैंग की बनाई पेंटिंग है। ये सब सुनकर जियांग गुस्से में कहती है अगर मैं सबको अभी प्रूफ दे दूं तो क्या तुम लोग यकीन कर लोगे? ये देखकर यूए सोचती है इसका मतलब है इस पेंटिंग के पीछे भी जियांग ही है। आखिर ये हर चीज में कैसे इन्वॉल्व हो जाती है? ये सोचकर वो जियांग से आर्ग्यू करने लगती है तुम हम सबको बेवकूफ बना रही हो, लेकिन हम लोग इतने इडियट नहीं है कि इस नकली पेंटिंग को सच मान ले। तो जियांग कहती है मैं अभी सबके सामने सच साबित कर देती हूँ। तभी वहाँ कैंग आते हैं, तो वो उनसे कहता है ये लोग सोचते हैं कि ये नकली पेंटिंग है, इसीलिए अब आप ही इसे चेक करके सच बताओ। तो कैंग एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उस पेंटिंग को देखने लगता है। तब जियांग यूए से कहती है अगर ये पेंटिंग ओरिजिनल हुई तो तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, जिस पर यूए एटीट्यूड में कहती है कि ठीक है। वहीं जो शाओ के साथ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि क्या सच में जियांग सू को जानती है। इसके बाद कांग सबको बताते हैं ये सच में मेरी बनाई पेंटिंग है और मैंने ही ये पेंटिंग जियांग को दी थी। तब सबको सच पता चल जाता है कि जियांग ही सू है और ये पेंटिंग भी ओरिजिनल है। तब सभी गेस्ट यूए से कहते हैं
अगर तुम जियांग से माफी नहीं मांगोगी तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। ये सुनकर यूए डर जाती है और सबके सामने जियांग से सॉरी कहती है और बोलती है मुझे लगा तुम झूठ बोल रही हो, इसीलिए मैंने ये सब कहा। तो जियांग उसे माफ कर देती है। तब यूए गुस्से में सोचती है इस बार तो मैं सबके सामने झुक गई, पर फ्यूचर में मैं जियांग को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर वो कहता है अब सारी गलतफहमी खत्म हो चुकी है, हमें नीलामी शुरू करनी चाहिए, इसीलिए सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। ये सब देखकर जो शाओ से कहता है पता नहीं अभी जियांग के और क्या क्या सीक्रेट है, पर जो भी हो मुझे सब पता करना है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शाओ कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। फिर वो जो से जियांग का नाम पूछता है तो जो बोलता है तुम उसे डॉक्टर बोल सकते हो। ये सुनकर शाओ स्माइल करते हुए कहता है मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ, काम नहीं। जो बोलता है क्या तुम उसका नाम भी पता नहीं कर सकते हो जो मुझसे पूछ रहे हो, ये तुम्हारा काम है, अब तुम खुद ही सब पता करो। फिर हम देखते हैं कि यू जियांग को बताता है अब सभी अपने घर जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी घर जाना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जियांग कहती है उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। जिसके बाद जियांग वहाँ से बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी ड्रंक किए हुए एक लड़की के साथ होता है। तो जियांग अपना रास्ता बदल के जाने लगती है, पर वो आदमी जियांग को देखकर उस लड़की को भगा देता है और खुद जियांग का रास्ता रोकता है, जिससे जियांग गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कहती है। पर वो अपनी ड्रिंक में ड्रग मिलाकर कहता है मुझसे एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो जियांग का हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ जियान नाम का एक लड़का आता है और उस ड्रंक आदमी को पीटने लगता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। तब जियांग जियान को थैंक्स कहती है। वो खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तो हूँ ही हीरो। तभी वहाँ जो और शाओ आते हैं, तो उन्हें देखकर जियांग जियान से हाथ मिलाना बंद करती है। तो जियान उसके कान में कहता है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जिसके बाद जियांग वहाँ से जाने लगती है और जियान भी उसके पीछे जाता है। ये देखकर शाओ जो से कहता है कि अगर आज तुम सही टाइम पर आ जाते तो जियांग को वो लड़का नहीं तुम बचा लेते। ये सुनकर जो कहता है अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, इसीलिए जल्दी से कोई रास्ता निकालो। फिर हम देखते हैं कि जो जियांग के पीछे जाकर उसे रोकता है और बताता है तुम जियान से दूर रहो क्योंकि वो कोई अच्छा लड़का नहीं है, वो एक प्ले बॉय है जो लड़कियों को यूज करता है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर जियांग बोलती है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जियान अच्छा लड़का नहीं है, जबकि मुझे लगता है वो तुमसे बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम मुझे कंट्रोल करो, मैं जिसके साथ भी चाहूँ रह सकती हूँ। ये बोलकर जियांग वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ की बिजली चली जाती है, जिससे जियांग डर जाती है और सोचती है लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। ये बोलकर वो जो की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि जो की हालत खराब होने लगती है। जो जियांग से कहता है मेरे असिस्टेंट को बुला दो। तो जियांग पूछती है तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ठीक हो ना। जियांग की आवाज सुनकर जो उसे हक कर लेता है। तो जियांग उसे शांत करवाती है और अपना फोन निकाल कर देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फोन की बैटरी एंड हो चुकी है। ये बात वो जो को बताती है। तो जो उसे अपना फोन निकालने को कहता है, पर जो के फोन में भी बैटरी नहीं होती है। ये देखकर दोनों अपसेट हो जाते हैं, फिर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग जो से दूर हो जाती है और आती है। तो जो उससे पूछता है तुम मुझसे इतना दूर क्यों हो। जियांग बोलती है क्योंकि मुझे लगता है तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए। फिर जो उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, डरो मत। तो जियांग पूछती है तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है। तब जो उसे अपने क्लोज बुलाकर कान में बताता है मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये जानकर जियांग उस पर हंसने लगती है और बोलती है अगर किसी को भी ये पता चला कि तुम अंधेरे से डरते हो वो भी ऐसे ही हंसेंगे, क्योंकि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन होकर तुम्हारा ये हाल है। जिससे जो को गुस्सा आता है और कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है। जियांग कहती है अब मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है और मेरे सामने तुम एक डरे हुए बिल्ली जैसे हो, इसीलिए मुझसे बच के रहना। खैर मैं वैसी इंसान नहीं हूँ जो दूसरों का फायदा उठाए, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये सुनकर जो कहता है तो मैंने कौन सा तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। जियांग कहती है तुमने मेरी फैमिली और मेरे साथ बहुत कुछ किया है, अब अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब तुमने यूए के लिए किया है। इसी बीच दोनों की आर्ग्यू होने लगती है। तभी वहाँ अचानक से लाइट्स आ जाती है और जो का असिस्टेंट भी। तो असिस्टेंट उन्हें देखकर कहता है लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, मुझे बाद में आना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तब जियांग जल्दी से खड़ी होती है और जो का हाथ पकड़ के उसे भी उठने में मदद करती है। फिर जियांग उसे उसका फोन देती है तो जो उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट जियांग के घर आता है। तो जियांग उससे बोलती है कि तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो, जो का रूम मेरे रूम से अपोजिट वाला है। ये सुनकर असिस्टेंट उसे सूप देते हुए कहता है ये जो ने स्पेशल तुम्हारे लिए भेजा है। तो जियांग सूप लेकर सोचने लगती है कि भला वो मेरे लिए ये क्यों भेज रहा है। फिर वो स्माइल करके अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे जियांग अपने कैबिन में काम कर रही होती है। तभी वहाँ जियान आता है। तो जियांग उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। जियान कहता है मैं तुम्हारे साथ लंच पर जाना चाहता हूँ। जियांग कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सर्जरी करनी है। फिर वो जियांग के क्लोज आकर कहता है तुम फ्री होकर तो मेरे साथ जा ही सकती हो। जियांग कहती है येसु एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। ये सुनकर जियान पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। जियांग बोलती है ये बात नहीं है। तब जियान अपनी जेब से एक फूल निकालकर जियांग को देते हुए कहता है
कोई बात नहीं, एक दिन तुम मुझे जरूर लाइक करोगी। ये बोलकर जियान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बू जियांग को बताती है एक पेशेंट की हालत बहुत खराब है और उसकी मॉम जिद कर रही है कि उसके बेटे की सर्जरी करो। जियांग कहती है ठीक है, चलो पहले मैं उसे चेक करती हूँ। फिर जियांग पेशेंट के पास आती है और उसकी रिपोर्ट को चेक करके उसकी मॉम मिस म्यू को बताती है इसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए सर्जरी करना जरूरी नहीं है। मिस म्यू बोलती है तुम तो इतनी यंग हो, तुम्हें क्या पता है, मैं बता रही हूँ मेरे बेटे को सर्जरी की जरूरत है, तुम अभी उसकी सर्जरी करो। जियांग उसे समझाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर फिर वो जियांग को रोककर जिद करने लगती है। तभी वहाँ जियान आकर जियांग को बचाता है और मिस मू से कहता है तुम डॉक्टर नहीं हो, इसीलिए जियांग को उसका काम करने दो। ये बोलकर वो जियांग को वहाँ से ले जाता है। फिर जियांग किसी और की सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन रूम चली जाती है और वहीं जियान बाहर बुके लेकर उसका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ जो यूए के साथ उसका रेगुलर चेकअप करवाने आता है। जियान को वहाँ देखकर जो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियान बोलता है मैं यहाँ अपने फ्यूचर लव का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो अंदर बिजी है। ये सुनकर जो गुस्से में कहता है तुम जियांग से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जियान बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारा डिवोर्स हो गया है और शायद तुम यहाँ यूए का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आए हो, फिर तुम जियांग के पीछे क्यों पड़े हो। ये सुनकर यूए उसे बताती है तुम बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ चेकअप करवाने आई हूँ, इसीलिए तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं। ये बोलकर यूए जो के साथ अंदर चली जाती है। इधर यूए डॉक्टर से अपने रिपोर्ट के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताता है तुम ठीक हो, बस तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। ये सुनकर यूए ये बात जो को बताती है। तब वो ध्यान देती है कि जो अपनी सोच में गुम है, वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। तब यूए उसे आवाज देती है और बताती है मैं ठीक हूँ। तो जो कहता है मैंने अपने असिस्टेंट को बोल दिया है, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। दूसरी तरफ जियांग ऑपरेशन रूम से बाहर आती है। तब जियान उसे बुके देते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम थक गई हो, इसीलिए मेरे साथ डिनर पर चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। जियांग बोलती है बुके देने का मतलब कुछ और होता है, इसीलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तभी वहाँ जो आता है और जियांग का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर जियान उससे कहता है जियांग के साथ मैं डिनर पर जा रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों आ गए। जो बोलता है जियांग तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। फिर इसी बात पर दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं और जियांग का एक एक हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगते हैं। फिर जियांग दोनों से परेशान होकर उन्हें देखने लगती है। तभी वहाँ बू आकर जियांग को बताती है जो पेशेंट को तुमने घर जाने को कहा था, उसका फिर से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। तो जियांग पूछती है ओपा वो अभी कहाँ है। बू बताती है वो अभी एम्बुलेंस में है, उसकी मॉम उसे लेकर आ रही है। थोड़ी देर बाद पेशेंट वहां आता है तो जियांग उसे चेक करती है और ऑपरेशन रूम में ले जाने की तैयारी करती है। तब मिस मू जियांग से बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उस टाइम ही मेरे बेटे का ऑपरेशन कर देती तो अभी वो ठीक होता, पर तुम एक केयरलेस डॉक्टर हो, तुम्हें सिर्फ अपने काम से पीछा छुड़ाना है, इसीलिए तुमने अपना काम नहीं किया। जियांग उसे समझाती है उस टाइम इसकी हालत ठीक थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। इसी बात पर दोनों की बहस होने लगती है तो सभी लोग उनकी वीडियो बना लेते हैं। मिस मू जियांग को कहती है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे हॉस्पिटल को बदनाम कर दूंगी। तभी वहाँ जो आकर मिस मू से कहता है मैं भी देख रहा हूँ कि तुम इस हॉस्पिटल को कैसे बदनाम करोगी। फिर कहता है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके बाद जियांग पेशेंट को ऑपरेशन रूम में ले जाती है। वहीं बाहर जो और मिस मू ऑपरेशन खत्म होने का वेट करने लगते हैं। तब मिस मू सोचती है कि काश मेरा बेटा मर जाए, वैसे भी वो मेरा स्टेप सन है, मुझे उसे अपने साथ रखना ही नहीं है, और अगर इन लोगों के टाइम पर वो मरेगा तो किसी का भी शक मेरे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद वो ऑपरेशन रूम से बाहर आती है और मिस मू को बताती है तुम्हारा बेटा ठीक है, तुम हॉस्पिटल की बिल पे कर दो। यह बोलकर वो मिस मू को एक फॉर्म देती है। तो मिस मू गुस्से में उससे कहती है ये सब जियांग की वजह से हुआ है, इसीलिए मैं कोई भी बिल नहीं देने वाली। जियांग ने लगभग मेरे बेटे को मार ही दिया था, इसे अब जो पैसे लेने हैं उससे लो। तभी जियांग बाहर आती है तो मिस मू उसे पकड़ के उस पर गुस्सा करती है तुमने ही मेरे बेटे की ऐसी कंडीशन कर दी थी, इसीलिए अब मुझसे पैसे लेने की सोचना भी मत, और मैं अभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी जियांग को कुछ चक्कर आने लगते हैं तो जो उसे संभालता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। जियांग कहती है मैं इतने घंटे से ऑपरेशन कर रही थी इसलिए थक गई। तो जो उससे कहता है ठीक है अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिसके बाद जो जियांग को अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगता है। तब जियांग उसे थैंक्स बोलती है। जो कहता है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। तभी जो ध्यान से देखता है कि जियांग बहुत थकी हुई है, इसीलिए वो उसकी सीट बेल्ट लगा देता है और उसे घर ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूई जियांग को कॉल करके पूछती है तुम इतने टाइम से कहाँ थी। जियांग बोलती है लास्ट नाइट मैं ऑपरेशन करने में बिजी थी, इसीलिए मैंने फोन पर ध्यान नहीं दिया। रूई कहती है तब तुम जल्दी से इंटरनेट चेक करो, वहाँ तुम्हारे बारे में बहुत बकवास रूमर्स फैल रहे हैं। तो जियांग जल्दी से इंटरनेट चेक करती है और देखती है कि वहाँ उसकी और मिस मू की वीडियोस वायरल हो रही होती हैं और जियांग पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसकी वजह से मिस मू के बेटे का एक्सीडेंट हुआ। जियांग एक केयरलेस डॉक्टर है और वो हमेशा ऐसे ही करती है। ये सब देखकर जियांग रूई को बताती है ये फ्रॉड है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो रूई उसे सलाह देती है कुछ दिन तक तुम हॉस्पिटल मत जाओ क्योंकि वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। जियांग बोलती है मैं उन लोगों को फेस कर सकती हूँ, पर घर पर बैठकर खुद पे इल्जाम नहीं लगने दे सकती हूँ। तो रूई बोलती है ठीक है, मगर अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है।
इसके बाद जियांग हॉस्पिटल जाती है। तभी वहाँ मिस मू अपने साथ रिपोर्टर्स को लेकर जियांग के पास आती है और सबको बताती है ये एक घटिया डॉक्टर है जिसकी वजह से मेरे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी वहाँ जो आकर जियांग को समझाता है तुम्हें इन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बकवास करते हैं। जियांग कहती है मैं जानती हूँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि इन जैसे लोगों की बात मानूं। फिर मिस मू जियांग पर और इल्जाम लगाने लगती है तो जियांग उसे जवाब देती है ये सब तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। अगर तुम उसे मेरे हिसाब से घर ले जाती तो उसे कुछ नहीं होता, पर तुम उसे किसी और हॉस्पिटल नहीं ले जाती तो उसे कुछ नहीं होता। तभी वहाँ जियान एक फाइल लेकर आता है और मिस मू से कहता है क्या सच में ये सब जियांग की वजह से हुआ है। उसे देखकर मिस मू डर जाती है और बोलती है तुम लोग अब तक जियांग का साथ क्यों दे रहे हो जबकि मैंने उसे एक्सपोज कर दिया है। जियान कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, पर सच में जानता हूँ सच यही है कि तुम खुद ही अपने बेटे को मरता हुआ देखना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारा स्टेप सन है। मिस मू बोलती है तो क्या हुआ, फिर भी मैं उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती हूँ। जियान कहता है मेरे पास तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और मुझे ये भी पता है कि आज तुमने ऑपरेशन रूम में क्या किया। ये सब सुनकर मिस मू डर जाती है और उसे चुप रहने को कहती है। फिर जियान उन्हें बताता है अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस को बुलवा लिया है। अब तुम्हें जो भी कहना हो सीधा उनसे ही कहना क्योंकि उनके पास सारे प्रूफ्स होंगे। तभी वहाँ पुलिस आकर मिस मू को अरेस्ट करती है और उसे लेकर चले जाते हैं। तब सबको पता चल जाता है कि जियांग पर लगा इल्जाम गलत है क्योंकि ये सब कुछ मिस मू का किया हुआ है। तब जियान जियांग से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी प्रॉब्लम को तुम तक नहीं आने दूंगा। ये सुनकर जियांग उसे थैंक्स बोलती है तो जियान कहता है क्या अब मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। ये सुनकर जियांग सोचने लगती है कि जियान ने इतनी बार मेरी हेल्प की है इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सकती। ये सोचकर वो जियान के साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर वो जो को थैंक्स कहती है तो जो बोलता है तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी हेल्प की थी इसीलिए मैंने भी तुम्हारी मदद करी। ये सुनकर जियांग सोचती है तो ये मेरे साथ कॉम्पेंसेट कर रहा है। फिर जियान जियांग का हाथ पकड़ के कहता है अब बात करना बंद करो और मेरे साथ चलो। जिसके बाद जो का असिस्टेंट वहां आकर उसे बताता है कि तुमने जिस लेडी की इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो मिल गई है। जो कहता है अब इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद जियान जियांग को उसके घर ड्रॉप करता है। तब जियांग उसे थैंक्स कहती है। जियान बोलता है तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस ट्राई कर सकती हो कि हम दोबारा फिर से मिले और नेक्स्ट टाइम तुम मुझे डिनर पर ले जाओ। तो जियांग स्माइल करके वहाँ से जाने लगती है। तब जियान उसे रोक कर कहता है मैंने तुम्हारे लिए फूड ऑर्डर कर दिया है, तुम उसे खा लेना। जियांग बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं फूड बर्बाद नहीं करती हूँ। ये बोलकर जियांग चली जाती है। तभी जो जियान के पास आकर कहता है तुम जियांग से दूर रहो क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जियांग का पीछा कर रहे हो और ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद है। जियान बोलता है हाँ मेरा मकसद है तो उससे तुम्हें क्या, और वैसे भी आज मैं तुमसे जीत गया हूँ। जो बोलता है उससे दूर रहो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जियांग का रूम खुला होता है और उसके रूम की लाइट्स भी ऑफ होती है। ये देखकर वो सोचता है कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो जो घर के अंदर आकर जियांग को चेक करता है। तब जियांग उसे बताती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो जो पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है। जियांग कहती है ये मेरी बुरी किस्मत है कि मेरे घर पर मेडिसिन नहीं है। तो जो जल्दी से अपने घर मेडिसिन लेने जाता है। ये देखकर जियांग सोचती है वैसे तो जो एक अच्छा इंसान नहीं है, पर पता नहीं वो मेरे लिए मेडिसिन लाएगा या नहीं। ये सोचकर वो बेड से नीचे उतर के जाने लगती है। तभी जो आकर उससे कहता है तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर तुम कहाँ जा रही हो। ये बोलकर वो उसे मेडिसिन देता है और बताता है मेरे पास पेन किलर है, पेट दर्द की दवाई नहीं, क्या इससे काम चलेगा। तो वो कहती है हाँ ये काम कर सकता है, मैं सुबह से भूखी हूँ इसीलिए ये हो रहा है। जो बोलता है तुम रुको मैं फूड लेकर आता हूँ। तभी दरवाजे पर एक डिलीवरी मैन आता है और जो को फूड देते हुए बताता है ये जियांग ने भेजा है। ये सुनकर जो को गुस्सा आता है और वो जियांग के पास जाकर फूड को खोलता है। तब जियांग उसे फूड लेकर खाने लगती है। जो उसे रोक के बोलता है तुम ये फूड नहीं खा सकती हो क्योंकि इसमें बहुत ऑयल है और तुम्हारे पेट में इतना दर्द है। फिर वो जियांग को सूप ला कर देता है और कहता है तुम्हें जब भी पेट दर्द हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो जियांग सूप पीने के लिए आगे होती है, पर जो बैठकर खाना खाने लगता है। ये देखकर जियांग चिढ़ जाती है। फिर जो जियांग का भेजा फूड डस्टबिन में फेंक देता है और जियांग से कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो शाओ के पास जाता है और उससे पूछता है तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है, क्या तुम्हें जियांग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है। शाओ बताता है मुझे पता चल गया है कि जियांग का पूरा नाम जियांग वन है और वो बचपन से एक अच्छी स्टूडेंट थी और उसे साइंस पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने ग्रेजुएशन के साथ PhD भी किया। उसके बाद वो अब्रॉड चली गई, पर वहाँ से आते ही उसकी शादी हो गई। ये सुनकर जो शॉक्ड हो जाता है। तो शाओ उससे पूछता है क्या इस बात से तुम पर कोई इफेक्ट पड़ा। जो बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं बस जियांग के नाम के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सुना सुना लग रहा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ सुना है। फिर शाओ बताता है लेकिन कुछ टाइम पहले ही जियांग का डिवोर्स हो गया है। ये सुनकर जो पूछता है जियांग का हस्बैंड कौन था और उसने जियांग को डिवोर्स क्यों किया। शाओ बताता है बस एक यही बात मुझे पता नहीं चली है कि वो कौन है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी छुपी हुई है। मैंने सिविल ब्यूरो से भी पता करने की कोशिश की पर मुझे नहीं पता चला। तब जो कहता है चाहे वो कितना ही छुपा हुआ क्यों ना हो, तुम उसके बारे में पता करके मुझे जल्दी से बताओ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जो फूड लेकर जियांग के घर जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने नाश्ता कर लिया। जियांग बोलती है
अभी नहीं। तो जो घर के अंदर चला जाता है और जियांग को सूप पीने देता है। तो जियांग पूछती है, क्या तुमने मेरे लिए स्पेशली इसे बनाया है? जो बोलता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे केक का पीस देता है। तब जियांग स्माइल करने लगती है और जो से पूछती है, अगर यूए को पता चला कि तुम सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता लेकर आए हो तो उसे बुरा लगेगा। जो कहता है, मेरे और यूए के बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि उसे बुरा लगे, क्योंकि मैं उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ। जियांग बोलती है, पर मुझे नहीं लगता है वो तुम्हें अपना भाई मानती है। क्या तुम जानते भी हो कि वो कैसी है? ये बोलकर जियांग गुस्से में बैठ जाती है और जो से कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझे चेंज करके हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। जो कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। जियांग बोलती है, मैं बच्ची नहीं हूँ जो किंडरगार्टन जा रही हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर जियांग वहाँ से जाने लगती है। तब जो उसे रोक कर कहता है, तुम क्या समझती हो कि सभी आदमी तुम्हारे एक्स हस्बैंड की तरह होते हैं जो तुम्हें छोड़ देगा? ये सुनकर जियांग सोचती है कि लगता है जो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसीलिए इसे मेरे डिवोर्स के बारे में पता चल गया है। ये सोचकर जियांग उससे कहती है, हाँ यही वजह है कि मैं सारे मर्दों से नफरत करती हूँ। तो जो पूछता है, क्या उसने सच में तुम्हें परेशान किया है? जियांग बोलती है, मैंने उससे शादी की पर 2 सालों में वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया है और वो अपना मैसेज अपने असिस्टेंट से भिजवाता था। फिर हमारा डिवोर्स हो गया। ये सब मुझे एक बुरे सपने की तरह लगता है। ये सब बोलकर जियांग पूछती है, तुम्हें क्या लगता है वो कैसा इंसान है? ये सुनकर जो पूछता है, वो कौन है और कहाँ रहता है? जियांग बोलती है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। जो कहता है, अगर वो सच में इतना घटिया है तो तुम्हें भी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कभी भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता सकती हो। ये सुनकर जियांग उसे अपने क्लोज करके कहती है, तुम्हें अब पता चल गया है कि मेरा डिवोर्स हो गया है तो तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। ये सुनकर जो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने यूए को बचाया है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जियांग गुस्से में कहती है, वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर जियांग अपने रूम में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उस पेशेंट का डैड वहाँ आते हैं जिसकी स्टेप मदर मिस म्यू उसे मारना चाहती है। उसके डैड बोलते हैं, तुमने अपनी माम को जेल भेज दिया, वो तुम्हें कितना प्यार करती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर पेशेंट बोलता है, वो मेरी माम नहीं है, मेरी माम की डेथ हो चुकी है और उसके साथ जो भी हुआ ठीक हुआ, वो मुझे मारना चाहती थी। ये सुनकर डैड उसके ऊपर हाथ उठाते हैं। तभी वहाँ जियांग आकर उन्हें रोकती है, जिससे डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और पेशेंट से कहते हैं, अब तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हारे मेडिसिन के पैसे दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब पेशेंट जियांग से कहता है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी सर्जरी का बिल बहुत है और मैं वो नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर दो। जियांग बोलती है, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी और मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, इसीलिए जल्दी से ठीक होकर अपनी स्टडी पर ध्यान दो। ये सब सुनकर बू जियांग से कहती है, लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी? जियांग उसे शांत रहने को बोलती है। फिर जियांग वहाँ से बाहर आती है तो बू उससे कहती है, तुमने उस बच्चे की हेल्प करने का प्रॉमिस क्यों किया? तुम जानती हो ना उसकी मेडिसिन और उसका इलाज कितना एक्सपेंसिव है। जियांग बोलती है, तुमने देखा ना उसके डैड का बिहेवियर कैसा था, तुम क्या चाहती हो मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं ताकि वो गिल्ट से मर जाए? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तभी वहाँ यूए आती है और जियांग से बोलती है, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छी और फेमस डॉक्टर हो, इसीलिए सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं। यूए की बात सुनकर बू चिढ़ने लगती है तो जियांग उससे कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए। बू बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, पर अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। ये देखकर यूए कहती है, बू बिल्कुल डॉग की तरह तुम्हारी बात मानती है, तुमने उसे जाने को कहा तो वो चली गई। जियांग बोलती है, तुम गलत बोल रही हो, इंसान और डॉग में फर्क होता है क्योंकि इंसान बकवास करने के माहिर होते हैं तुम्हारी तरह। ये सुनकर यूए के चेहरे पर से स्माइल गायब हो जाती है, जिसके बाद यूए बोलती है, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो के आगे पीछे रहो, इसीलिए उससे दूर रहो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो, ना ही जो फैमिली को तुम्हारी जैसी बहू चाहिए जो हर रोज सर्जरी में बिजी रहे। ये सुनकर जियांग स्माइल करते हुए पूछती है, तुम किस हक से ये सब कह रही हो? यूए कहती है, तुम मेरे और जो के रिलेशनशिप को नहीं समझ सकती क्योंकि वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा जो का डिवोर्स हो गया है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ ने जो की जगह उसके ग्रैंडपा को चुना। ये सब सुनकर जियांग स्माइल करती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही जो के काबिल हो, पर ऐसा नहीं है। क्या ग्रैंडपा तुम दोनों के इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? ये सुनकर यूए गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जो से दूर रहो। तब जियांग बगैर उसे जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू जियांग को कॉल करके बताता है, इंटरनेट पर तुम्हारे और मिस म्यू की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिस कारण सभी तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब किसी ने जानबूझकर किया है, इसके पीछे किसी और का दिमाग है क्योंकि ये सब मिस म्यू नहीं कर सकती। ये सुनकर जियांग बोलती है, हो सकता है ये यूए ने किया हो क्योंकि उसे मुझसे बहुत प्रॉब्लम है और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए अब हमें यूए के बारे में पता करना होगा। दूसरी तरफ यूए के डैड हान अपने कैबिन में बैठे सोच रहे होते हैं कि अगर यूए जो से शादी कर लेगी तो हमारी फैमिली बहुत रिच हो जाएगी। तभी वहाँ हान की असिस्टेंट आती है और उन्हें बताती है, हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि किसी ने वेबसाइट पर रिपोर्ट कर दिया है। ये सुनकर हान की तबीयत ही खराब हो जाती है तो असिस्टेंट उसे संभालने लगती है। इधर एक स्टाफ जो के असिस्टेंट को बताती है, पता नहीं आज जो को क्या हो गया है,
वो हर स्टाफ को अपने पास बुलाकर डांट रहा है। ये सुनकर असिस्टेंट बोलता है वो किसी के प्यार में है इसीलिए उसका ये हाल है। तो स्टाफ कहती है मुझे तो हर रोज किसी से प्यार हो जाता है पर मेरा हाल जो के जैसा नहीं होता है। असिस्टेंट बोलता है तुम नहीं समझोगी। ये बोलकर वो जो के पास आता है और उसे फाइनेंशियल रिपोर्ट देता है। फिर असिस्टेंट उसे बताता है यूए की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है इसीलिए यूए तुमसे मिलने आई है। वो नीचे खड़ी तुम्हारा वेट कर रही है और बहुत रो रही है। जो कहता है तुम मेरे स्केड्यूल के बारे में जानते हो, मैं बिजी हूँ इसीलिए उससे कह दो कि मैं उससे अभी नहीं मिल सकता हूँ, इसीलिए तुम जाकर उसकी हेल्प करो। उधर जियान अपनी कार के पास जियांग का वेट कर रहा होता है। फिर वो जियांग से कहता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम भूल गई हमें डिनर पर जाना है। जियांग कहती है डिनर के बाद हमारा उधार एक दूसरे पर पूरा हो जाएगा। ये सुनकर जियान बोलता है तुम मुझसे इतना स्ट्रेंज बर्ताव क्यों कर रही हो। जियांग कहती है हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, भूलो मत कि हम ज्यादा नहीं मिले हैं। तो जिया पूछता है क्या तुम जो को लाइक करती हो। जियांग कहती है मुझे ना तुम में और ना जो में कोई इंटरेस्ट है। तो जियान बोलता है फिर तो तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए, क्या पता मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं। तभी वहाँ जो अपनी कार में आता है और जियांग को देखकर जाने लगता है। ये देखकर जियांग को बुरा लगने लगता है और वो सोचती है मुझे जो के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। इधर शाओ जियांग को जियान के साथ देखकर जो को बोलता है जियांग बहुत तेज लड़की है, वो तुम्हें और जियान दोनों को अपने काम के लिए यूज करती है। जो कहता है वो ऐसी नहीं है, पर फिर भी शाओ उसके बारे में बकवास करने लगता है जिससे जो को गुस्सा आता है और वो उसे बीच सड़क पर अपनी कार से उतार देता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे शाओ भी पूरा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि अब मैं जो की हेल्प नहीं करूंगा। इसके बाद जियान जियांग को उसके घर पर ड्रॉप करता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, पर जियांग पीछे होती है और उसे डिनर के लिए थैंक्स कहती है और बाय बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ जो आकर जियान का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम जियांग को बेवकूफ बनाना बंद करो। जियान बोलता है वैसे भी जियांग को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जियांग को लेकर सीरियस नहीं हूँ। जो कहता है वो मुझे लाइक करे या नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, बस तुम मुझसे दूर रहो। जियान बोलता है मुझे लगता है जियांग को मुझ में इंटरेस्ट होने लगा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जियांग का दरवाजा नॉक करता है तो जियांग उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आऊंगा। जियांग बोलती है अगर कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। पर जो जबरदस्ती घर के अंदर चला आता है तो जियांग उससे बोलती है तुम मेरे साथ ये बदतमीजी नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ। जो बोलता है क्या तुम जियान को लाइक करती हो, अगर नहीं करती हो तो उसके साथ घूमना बंद कर दो क्योंकि मुझे वो अच्छा इंसान नहीं लगता है। जियांग कहती है मैं चाहे जिसके भी साथ जाऊं तुम्हें उससे क्या, वैसे भी मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुम्हारे नाम से भी नफरत है। ये सुनकर जो इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। ये बोलकर वो जियांग को फोर्सिबली किस करने लगता है, जिससे जियांग गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझसे दूर रहो, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब सुनकर जो बहुत अपसेट हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर दोनों दरवाजे पर खड़े होकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग अपने घर से शिफ्ट हो रही होती है। तभी वहाँ जो आता है, उसे देखकर जियांग डर जाती है और लास्ट नाइट के बारे में सोचती है। उसे देखकर जो कहता है तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियांग अपना फेस बिगाड़ने लगती है। इसके बाद जियांग हॉस्पिटल जाती है जहाँ बू उसे बताती है पेशेंट के डैड आए थे और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिए हैं। ये सुनकर जियांग हैरान होती है और पेशेंट के बारे में पूछती है। तभी पेशेंट वहाँ आकर जियांग से कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ इसीलिए मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ये सुनकर बू कहती है वो बात तो ठीक है पर अब तुम अपने घर भी नहीं जा सकते हो क्योंकि तुमने डॉक्यूमेंट पर साइन किया है, तो क्या अब तुम सड़क पर रहने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर जियांग बोलती है कोई बात नहीं, मैं पेटेंट के लिए कुछ सोचती हूँ। फिर जियांग और बू पेशेंट के लिए शॉपिंग करती है और उसके लिए ढेर सारे कपड़े लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ यूए और जो आते हैं तो यूए जियांग के बैग में लड़कों वाले कपड़े देखकर जो को बताती है जरूर इसका कोई बॉयफ्रेंड है इसीलिए ये कपड़े लेकर जा रही है। जो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो जाने लगता है। तब जियांग यूए को ताना देती है तुम्हें दूसरे के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि अपने डैड के बारे में सोचना चाहिए जो अभी जेल में है। ये बोलकर जियांग वहाँ से चली जाती है और यूए जो से कहती है तुमने सुना ना जियांग किस तरह मुझे ताना देती है, अब तुम्हें डैड को बाहर लाने में मेरी मदद करनी होगी। नेक्स्ट डे जो का हाउसकीपर जियांग से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसे बताता है ग्रैंडपा ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है, पर जियांग जाने से मना कर देती है। तो हाउसकीपर जाने लगता है। तभी उन्हें एक कॉल आता है और पता चलता है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर जियांग उनसे कहती है मैं भी आपके साथ ग्रैंडपा को देखने जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि जियांग ग्रैंडपा के पास आकर उनका ख्याल रख रही होती है और उन्हें बताती है मैंने आपकी रिपोर्ट चेक की है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं मैं जानता हूँ अब मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरा ख्याल रखने के लिए आ गई हो। इधर असिस्टेंट जो को बताता है तुम्हारे ग्रैंडपा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और मुझे तुम्हारी एक्स वाइफ का लोकेशन भी मिल गया है। तो जो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट बताता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी एक्स वाइफ अभी ग्रैंडपा के पास है और उनका ख्याल रख रही है।
फिर असिस्टेंट पूछता है कि क्या मैं उसे तुम्हारे घर का पेपर भिजवा दूं। फिर जो कहता है नहीं रुको, वो मेरे ग्रैंडपा के पास है। इसका मतलब है वो अभी भी उनके लिए काइंड है, तो हो सकता है वो फ्यूचर में ग्रैंडपा को बदनाम करने की कोशिश कर सकती है, इसीलिए तुम उसे और ज्यादा प्रॉपर्टी और पैसे भिजवा दो। फिर जो ग्रैंडपा के घर आता है। ये बात जैसे ही जियांग को पता चलती है वो डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर जो को पता चल गया कि मैं ही उसकी एक्स वाइफ हूँ तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने उसे थप्पड़ भी मारा था। तब जो वहाँ आता है। उसे देखकर जियांग पीछे घूम जाती है और उल्टा चलने लगती है। ये देखकर ग्रैंडपा उससे कहते हैं मैं चाहता हूँ आज तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, क्योंकि 2 सालों में तुम लोग कभी नहीं मिले हो। ये बोलकर वो जियांग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ करते हैं। तभी जो जियांग को देखकर सरप्राइज हो जाता है और बोलता है क्या जियांग ही मेरी एक्स वाइफ है। फिर वो पास्ट याद करता है जहाँ जियांग बार बार उससे रूड बिहेव करती है और उसे बताती है कि मुझे जो नाम के लोगों से नफरत है। ये सब सोचकर वो जियांग से पूछता है तो अब मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं ना, तो फिर तुम जियांग पर गुस्सा मत करो और उसे अच्छे से ट्रीट करो। जियांग बोलती है तुम मुझे डॉक्टर कह के पुकार सकते हो। तब जो को इस बात का पता चलता है कि जियांग ही उसकी एक्स वाइफ है, जिससे वो कभी नहीं मिला था और इसीलिए वो हमेशा जो से रूड बिहेव करती थी। फिर जो जल्दी से जियांग के लिए टेबल सेट करता है और उसे अपने पास बैठने को बुलाता है, पर जियांग डरने लगती है और बहाना करती है मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जो असिस्टेंट को बताता है जियांग ही मेरी एक्स वाइफ है। ये बात जानकर वो भी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ यूए आकर चुपचाप उनकी बातों को सुनती है और फिर जो के पास जाकर कहती है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि मैं अकेले डैड को जेल से नहीं निकाल सकती हूँ। ये सुनकर जो गुस्से में कहता है तुम खुद पढ़ी लिखी समझदार हो, इसीलिए अब तुम अपना दिमाग लगाओ और अपने डैड की मदद करो। फिर वो असिस्टेंट से कहता है यूए को घर ड्रॉप कर दो। तब यूए गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर ऑफिस में सभी स्टाफ उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि यूए जो के पीछे पड़ी है, जबकि जो इसे भाव भी नहीं देता है। ये सब सुनकर यूए सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर जो की वाइफ तो मैं ही बनूंगी। दूसरी तरफ जियांग ढेर सारा फूड ऑर्डर करके रूई को कॉल करती है और उसे बताती है मैंने आज बहुत सारा फूड ऑर्डर किया है, इसीलिए तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ। पर रूई बोलती है मैं अभी नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास जरूरी काम है। ये सुनकर जियांग बोलती है ठीक है और फोन बंद कर देती है। तभी वहाँ जो आता है और उसके साथ बैठकर खाने लगता है। ये देखकर जियांग कहती है मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है तो तुम दूसरे टेबल पर चले जाओ। ये सुनकर जो बोलता है तुम फिक्र मत करो, फूड के पैसे दे दूंगा और तुम ऐसा समझो कि ये मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है। जियांग कहती है मेरे पास पे करने के लिए पैसे हैं। ये बोलकर वो जाने लगती है। तब जो उसे रोक के कहता है अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती थी। जियांग कहती है हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुमने मुझसे शादी की पर कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए, ना तुम मुझे पहचान पाई कि मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हर रोज तुम्हारा वेट करती रहती थी कि तुम कभी तो आओगे, पर एंड में तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, इसीलिए अब मुझे भी तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। ये सब सुनकर जो कहता है मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, पर मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। ग्रैंडपा ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, इसीलिए मैं कभी भी तुमसे मिलने नहीं आया, पर अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं इस चीज की भरपाई करने को भी तैयार हूँ। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर जियांग स्माइल करने लगती है और जो वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ यूए आती है तो जियांग उससे कहती है अगर तुम्हें अभी भी मेरे और जो के बात करने से प्रॉब्लम है तो ये बात तुम मुझसे कहो, क्योंकि मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो खुद ही मेरे पीछे आता है। यूए मासूम सूरत बनाकर कहती है मैं जो से बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है, तुम प्लीज उसे छोड़ दो ताकि वो मेरे पास आ सके। ये बोलकर वो नीचे बैठ जाती है और जियांग से गुजारिश करने लगती है। तो जियांग कहती है ठीक है मैं इस बारे में जो से बात करूंगी। नेक्स्ट डे जियांग रूई के साथ कॉफी पीने जाती है। तब रूई उससे कहती है मैं जानती हूँ उस दिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। फिर रूई उससे पूछती है अब तो जो को पता चल गया है कि तुम ही उसकी एक्स वाइफ हो, तो उसका रिएक्शन कैसा है। जियांग कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अब मुझे लाइक करता है या नहीं, क्योंकि जब उसे मेरी कदर करनी चाहिए थी तब तो उसने मुझे कचरे की तरह अपने घर से निकाल दिया था, इसीलिए अब मुझे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर दोनों वॉशरूम चले जाते हैं। तभी वहाँ कैफे का स्टाफ आता है और जियांग की कॉफी में ड्रग डाल देता है ताकि उसकी हालत खराब हो जाए और वो लोग जियांग का फायदा उठा ले। फिर जियांग और रूई कॉफी पीकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक कार में कुछ गुंडे आते हैं और जियांग को किडनैप करके ले जाते हैं। ये देखकर कैफे का स्टाफ अफसोस करने लगता है कि हमने इतनी मेहनत करके उसे ड्रग दिया और उसे कोई और ही ले गया। वहीं रूई जल्दी से पुलिस को कॉल करके बताती है कि जियांग को गुंडों ने किडनैप कर लिया है। इधर जियांग को होश आता है, तब वो समझ जाती है कि उसे ड्रग दिया गया है और वो उन गुंडों की बातें सुनने लगती है। तब एक गुंडा अपने साथी से कहता है क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। दूसरा गुंडा बोलता है हमें ये करने को नहीं कहा गया है, इसीलिए तुम उस लड़की से दूर रहो। तब जियांग उनसे पूछती है तुम लोगों को किसने हायर किया है और तुम्हें कितना
कितना पैसा मिला है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। गुंडे बोलते हैं पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नियम के खिलाफ है। ये बोलकर वो लोग उसे एक बंद फैक्ट्री में ले जाते हैं और किडनैप करके रखते हैं। फिर वो कैफे जाता है और उस स्टाफ को पकड़ के पीटने लगता है। तब स्टाफ उसे बताता है, मैंने तो सिर्फ उसे ड्रग दिया था पर किसी और ने उसे किडनैप कर लिया। ये सुनकर जो उसे एक और मुक्का मारता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो और जियान जियांग को बचाने के लिए फैक्ट्री पहुँचते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि जियांग रस्सियों में बंधी होती है। तो वो लोग गुंडे से डील करते हैं कि अगर तुम लोग जियांग को जाने दोगे तो हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे। उन्हें वहाँ देखकर गुंडे जियांग को पकड़ लेते हैं और जो से बोलते हैं, मुझे 6 अरब पैसे और एक कार चाहिए। जो बोलता है, हम तुम्हें सब देने के लिए तैयार हैं। ये बोलकर वो जियान से कहता है, तुम इन्हें अपनी कार की चाबी दे दो। तो जियान उसे चाबी दे देता है, जिसे लेकर वो गुंडा जाने लगता है। तभी जो उस गुंडे के हाथ का चाकू पकड़ लेता है और उससे फाइट करके जियांग को बचा लेता है। फिर जियांग उस गुंडे के गले पर चाकू रखती है और उससे कहती है, तुम अपने बॉस को यहाँ बुलाओ। तो वो गुंडा यूए को कॉल करता है। तो यूए उससे कहती है, तुमने अब तक जियांग का खेल खत्म किया या नहीं। ये सुनकर जियांग और सभी समझ जाते हैं कि ये यूए की आवाज है। तब जियांग और जियान जो को देखने लगते हैं और जियान कहता है, देखो ये तुम्हारी फ्रेंड यूए का किया हुआ है, इसका मतलब तुम भी इसमें शामिल हो। जो इमोशनल होकर कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तुम लोग मेरा यकीन करो, मैं तो जियांग से प्यार करता हूँ, मैं खुद उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जियांग बोलती है, पर तुम्हारे लिए यूए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो फिर अब तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। जो बोलता है, मैं यूए को अपने तरीके से सबक सिखाऊंगा। तब जियान जियांग से कहता है, इसे छोड़ो, अब तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो जियांग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो जियांग को उसके घर पर ड्रॉप करता है। दूसरी तरफ जो यूए के घर आता है और उससे पूछता है, तुमने जियांग के साथ ये सब क्यों किया। पहले तो यूए साफ इनकार कर देती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने जियांग के साथ कुछ नहीं किया। पर जो का गुस्सा देखकर वो मान जाती है कि ये सब उसका किया है और उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो जो से प्यार करती है। ये सुनकर जो बोलता है, पर मैंने तुम्हें पहले ही साफ इनकार कर दिया था और मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। यूए बोलती है, पर मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जो बोलता है, बस अब बहुत हुआ, अब से हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो मैं खत्म करता हूँ। ये सब सुनकर यूए रोने लगती है और जो को बताती है, मैं अब्रॉड जा रही हूँ, अब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जो कहता है, अगर तुम मरना भी चाहो तो शौक से मरो, क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर जो वहाँ से चला जाता है। इधर यू जियांग को कॉल करके बताता है, मैंने यूए की फैमिली को सबक सिखा दिया है, अब वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो जियांग उसे थैंक्स बोलती है। यू कहता है, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है, अभी तो मैं अब्रॉड में हूँ, पर वापस आकर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे जियांग हॉस्पिटल जाने के लिए जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे स्मोकिंग की चीजें पड़ी होती हैं। ये देखकर वो सोचने लगती है, यहाँ ये सब किसने रखा है। तभी उसकी नजर जो पर जाती है। जो वहाँ बैठा उसका वेट कर रहा होता है। ये देखकर जियांग उससे पूछती है, क्या तुम पूरी रात दरवाजे पर ही थे। जो उसे एक बैग देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें पेट दर्द की प्रॉब्लम है, इसीलिए नाश्ता कर लो। पर जियांग वो नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। फिर बू जियांग के पास आकर उसे बुके देते हुए बोलती है कि शायद ये जो ने भेजा है। जियांग कहती है, नहीं, वो ये काम नहीं कर सकता है। ये बोलकर वो जियान को कॉल करती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुके भेजने की। जियान बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं भेजा है। ये सुनकर जियांग उसे सॉरी कहती है और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो बुके पर रखा नोट देखती है और समझ जाती है कि ये जो ने भेजा है। तब वो बू से कहती है, ये बुके ले जाओ और सब में फूलों को बांट दो। इसके बाद फिर से जो जियांग के पास आता है तो वो उसे कहती है, अब तुम यहाँ क्यों आए हो, अपने यूए के पास जाओ। जो उसे बताता है वो अब्रॉड चली गई है और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर जियांग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर से जो उसे फूल भेजता है और जियांग से मिलने हॉस्पिटल आता है। तब जियांग उससे कहती है, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली हूँ, यहाँ से चले जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। तब जो उसे पकड़ के किस करने लगता है। तभी वहाँ यू आता है और जियांग को अपनी तरफ करता है। जियांग यू से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब तक वहाँ जियान भी आ जाता है और जियांग के साइड में खड़ा हो जाता है। तब जो जियांग के पास आकर कहता है, मैं बस एक मौका चाहता हूँ, भले ही फिर तुम मुझे माफ करो या नहीं, पर मुझ पर एक बार भरोसा करो। जियान और यू तो जियांग को मना करने को कहते हैं, पर जियांग जो को बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, इसके बाद अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगा तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, पर फिलहाल मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसीलिए तुम मेरे पीछे वहाँ मत आना। ये सुनकर जो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग रूई के साथ ट्रिप पर जा रही होती है। तब रूई उससे कहती है, तुमने उन लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाया, तुमने उनसे कहा कि तुम ट्रिप पर जा रही हो, जबकि तुम तो मेरे साथ छुट्टियां मनाने जा रही हो। ये सुनकर जियांग अपसेट हो जाती है और रूई से कहती है, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। रूई बोलती है, मुझे पता तो नहीं है कि तुम्हें क्या हुआ, पर तुम अपना टाइम ले सकती हो। फिर जियांग वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जियान, यू और जो सामने खड़े होते हैं और उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।